सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, जो इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी फर्म है, जिसके पास में लगभग 76% का मार्केट शेयर है और जिसके पास में लगभग 12 to 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं CDSL की, यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो इस जो फर्म है, फर्म का जो मेन काम है वो रीमेटेरियलाइजेशन और डीमेटेरियलाइजेशन का है। रीमेटेरियलाइजेशन का सेंस होता है कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसको पेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इसका मतलब होता है रीमेटेरियलाइजेशन। और डीमेटेरियलाइजेशन का सेंस होता है कि अगर कोई सिक्योरिटी पेपर फॉर्मेट में है तो उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इसके अलावा ये सिक्योरिटीज को ट्रांसफर और उसको प्लज करने में भी मदद करती है। यानी कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है या किसी तरह का कोई कमर्शियल पेपर है, अगर उसको ट्रांसफर वगैरह करना है या प्लज वगैरह करना है, गिरवी रखना है, तो उसमें भी ये जो फर्म है मदद करती है। उसके अलावा ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे ई वोटिंग की सर्विस हुई, जो जैसे ये कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कई बार करती है ना, ई वोटिंग वगैरह करती है। उसके बाद में ई लॉकर की जो सुविधा है वो भी प्रोवाइड कराती है। और तीसरा, ये KYC रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक स्टॉक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। उसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा, टेक्निकल भी करूंगा और ट्रेंड एनालिसिस भी करूंगा। तो चलते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। अगर मार्केट कैप देखें तो 24,411 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि ये 20,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद में इसका जो स्टॉक का PE है वो 44 चल रहा है, और जो इंडस्ट्रियल PE है वो देख लेते हैं, विच इज 48.7, यानी कि अभी जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। ROCE देखें तो 40.20 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ROE देखें तो 31.3% का है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो स्टॉक है ना, काफ़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 15% ही रह गई है, प्रमोटर्स की होल्डिंग। डेट इक्विटी बहुत अच्छा है, कोई किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू 16 है और 73 का बुक वैल्यू है, यानी कि 73 का 16 टाइम्स स्टॉक जो है 16 गुना ज़्यादा उस पर प्राइस पे वो मतलब ट्रेड कर रहा है इस समय। तो इसके हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से तो ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्रियल PE के साथ में अगर इसको कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से ये सस्ता दिखाई देता है, अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। वैसे सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, लेकिन एक प्रमोटर्स होल्डिंग जो है दैट इज़ मतलब ये कुछ ना बहुत गड़बड़ाने वाली है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसकी जो देखने को मिलती है वो बहुत ही रेड जोन में, 15% बहुत कम प्रमोटर्स होते हैं। चलो देखते हैं इससे आगे क्या दिखाई देता है। इसमें जो PE, मीडियन PE के साथ में अगर कंपेयर करें इसको, तो वहाँ पे भी हमें 45.8 है मीडियन PE, जहाँ पे 44 है, तो लगभग सेम ही है मीडियन PE के साथ में जब कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसका मोमेंटम चेक करें 50 DMA और 200 DMA पर, तो ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो दो लाइन्स है इनके नीचे इनका प्राइस दिखाई दे रहा है। ये ब्लू लाइन नीचे दिखाई दे रही है इन दोनों लाइन्स के, इसका मतलब इसके अंदर अभी मोमेंटम नहीं है। फिर चलते हैं आगे। अगर इसको पीयर कंपैरिजन करें, यानी कि कॉम्पिटिटर के साथ में इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो CDSL का जो PE है वो 43.97 है। और इवन जो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, BSC है उनका भी हाई है, मल्टी कम्युनिकेशन है उसका भी हाई है, कैम सर्विसेज है वो थोड़ा सा बराबर सा ही है लगभग, केफिन टेक्नोलॉजी भी हाई है, और इंडियन
एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज है जो, वो भी 40% है, लगभग बराबर सही है। तो लगभग ये स्टॉक इनकी तुलना में काफ़ी मतलब बराबर सही है, कोई ना तो ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। फिर अगर हम चलें इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ, तो इसमें सबसे पहले जो देखने वाली बात इसमें होती है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, यानी प्रॉफिट कर रही है कंपनी, लेकिन देखो 276 करोड़ से 420 से 455 करोड़ किए हैं इसने, प्रॉफिट कर रही है। मार्जिन्स भी इसके बढ़े हैं भाई, देखो मार्जिन्स भी बढ़े हैं ना, 57% से 60%, फिर 60%, यानी कि मार्जिन्स भी बढ़े हुए हैं इसके। फिर क्या है, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, सेल्स 0.68 से एक बार जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज कितनी है 0.68, यानी 1% रह गई थी इसकी, उसके बाद में 46% हो गई है। चलो सेल्स तो ठीक है ग्रोथ परसेंटेज। उसके बाद में अगर इसका CAGR देखें तो वो ठीक ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। 1 ईयर का 16%, 3 ईयर्स का 18% और 5 ईयर्स का 60% तक है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है उसके हिसाब से। उसके बाद अगर हम इसे देखें तो इसका जो कैश फ्लो है ना, दैट इज़ नेगेटिव। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के अंदर, CDSL के अंदर, कि 44 से -35, -35 से -32 नेगेटिव है इसका कैश फ्लो, यानी नेट प्रॉफिट जनरेट करने के बाद में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने के बाद में भी जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, यानी धंधे में पैसा गल्ले पर बच नहीं रहा है। और फिर CQIP भी ये इतना खास कर नहीं रहे। आप ये देखो 174 करोड़ किया था एक बार इन्होंने, उसके बाद 4 करोड़ और फिर उसके बाद 4 करोड़, तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं उसके बाद में भी। उसके बाद है कैश कन्वर्टिंग साइकिल देखें तो ये देखो आप कैश कन्वर्टिंग साइकिल में डेज बढ़ा दिए हैं। जो पैसा इन्हें 30 दिन में मिलता था वो 25 दिन पहले किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया, पर 25 से फिर 30 दिन पे ले आए, वो 30 दिन बाद मिलने लग गया। तो कहाँ से इनका कैश फ्लो जनरेट होगा? तो कैश क्रंच है कंपनी के अंदर, कैश की तो दिक्कत है ही है। उसके बाद में अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके प्रमोटर्स 15% है, बहुत कम है प्रमोटर। पर अगर प्रमोटर कम हो तो अच्छे स्टॉक में क्या देखते हैं, FIIs और DIIs ज़्यादा होने चाहिए। इसमें FIIs और DIIs प्रमोटर से भी ज़्यादा हैं। देखो ऐसी कंपनीज जहां पर प्रमोटर से भी ज़्यादा FIIs DIIs हो जाते हैं ना, जहां सलाहकार ज़्यादा हो जाते हैं, एडवाइज़र ज़्यादा हो जाते हैं, वो कंपनी उतनी जल्दी ना अच्छे मजबूत डिसीजन नहीं ले पाती। तो इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा इसी तरीके का ही है कि FII जो बाहर वाले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, जो अंदर वाले हैं ऑनर हैं उनकी ऑनरशिप कम हो गई है, प्रमोटर्स की ऑनरशिप, और पब्लिक ज़्यादा हो गई है। देखो पब्लिक इसमें हो गई है लगभग 48.74, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है। FII यानी बाहर वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं और प्रमोटर कम है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर इसका फर्क पड़ता है। और कैश क्रंच तो है ही है कंपनी के अंदर, गल्ले पर पैसा बच नहीं रहा। इवन जो इनके ये जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो भी इन पर बढ़ गई हैं डेज, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी कंपनी तो वैसे प्रॉफिट बना रही है कंपनी, लेकिन कैश क्रंच बहुत बड़ी बात है और ऑनरशिप तो उससे भी बड़ी बात है। तो ये दो कंपनी की दिक्कतें हैं। बाकी चलते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस पे। ट्रेंड एनालिसिस पे देखें तो 1 वीक का जो है बुलिश मोमेंटम है, ठीक है, 1.86 वन डे का, 1 वीक का 8-9% का रिटर्न दिया है CDSL ने। उसके बाद में 1 मंथ में जो दिया है 9.38 का दिया है, ये 9.38 का दिया है। उसके बाद में जो 3 मंथ्स का है वो नेगेटिव है रिटर्न, यानी जो मिड टर्म है 6 मंथ का भी नेगेटिव है। अभी थोड़ा पॉजिटिव सा हुआ है ये शेयर, बाकी 6 मंथ और 3 मंथ का देखो 21.35 और 1 ईयर का लगभग 18% का रिटर्न है इसका, यानी लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है।
शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा ठीक ठीक है, और 3 इयर्स का भी इसका ठीक 62% का रिटर्न है, और 5 इयर्स का तो 949, यानी बहुत अच्छा रिटर्न है इसका। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन मिड टर्म में बहुत क्रूशियल था ये, बहुत नेगेटिव रिटर्न्स हैं इसके, यानी 9 महीने में 6 महीने में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कैश क्रंच है, कैश फ्लो इसका मेंटेन नहीं है, कैश फ्लो नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं पे इसमें दूसरी चीज़ वो जो ऑनरशिप वाली है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जहाँ लीडरशिप बट जाए, घर के लोगों के हाथ में ना हो, बाहर वालों के हाथ में हो, वहाँ पे आपको पता है कि क्या हो सकता है। फिर चलते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसमें प्राइस कितना है इसका, 1168 रुपये का इसका प्राइस है। उसके बाद में देख लेते हैं इसमें 2 सपोर्ट कौन कौन से हैं, 2 रेजिस्टेंस कौन से। 2 सपोर्ट में इसके 1168 के बाद में 775 का सपोर्ट है नीचे की साइड, और उसके बाद में 628 का सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस या टारगेट की बात करें तो 1653 का पहला टारगेट है, उसके बाद में जो दूसरा टारगेट है वो 1997 रुपये का है। ठीक है जी। अगर RSI की बात करें तो RSI अभी लगभग ओवरसोल्ड जोन में है, तो मोमेंटम सा भी स्ट्रेंथ नहीं है। RSI मीन्स स्ट्रेंथ, यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो नहीं है। उसके बाद में रिवर्सल के क्या कोई चांसेस, वो MACD से पता चलता है, रिवर्सल के भी यहाँ पे कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइनें क्रॉस नहीं कर रही कहीं पे भी। उसके बाद में अगर मोमेंटम देखें तो जो 20 DMA वाली ये जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ पे इससे नीचे प्राइस चल रहा है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम भी नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम नहीं है। वैसे ट्रेंड एनालिसिस में दिखा रहा था कि स्टॉक थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो, चाहे वो RSI है, लीडिंग इंडिकेटर है, पहले ही बता देता है मार्केट में प्राइस मूवमेंट को, तो उसमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जो EMA है, जो एक लैगिंग इंडिकेटर है, उसमें भी किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है। और MACD जो होता है, जो जिसका ट्रेंड रिवर्सल के लिए होता है, तो उसमें भी किसी तरह का कोई रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, सो डैट कि जिससे कि मेरे को नया कंटेंट बनाने में इंस्पिरेशन मिले, कुछ नई रिसर्च के साथ में मैं आपके पास आऊँ। सो इसी के साथ समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।